नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, आने वाले खतरे के प्रति आगाह करना चाहता हूं। जब पूरी दुनिया कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निर्णायक जंग लड़ रही है, तब अचानक कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ओमिक्रॉन नाम का यह नया वेरिएंट अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन करने वाला वायरस माना जा रहा है। इसी वजह से WHO ने वायरस के इस नए रूप को बहुत खतरनाक वेरिएंट माना है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया है। भारत में जिस डेल्टा वायरस की वजह से बेहद ही घातक दूसरी लहर आई थी, जो डेल्टा वायरस दुनिया के कई मुल्कों में तबाही का कारण बना, यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उससे भी 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन वायरस की पहचान 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने की थी। इससे पहले यह वायरस बोत्सवाना में मिल चुका था। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह कि इस वायरस में अभी तक 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। यानी यह वायरस 50 से भी ज्यादा बार अपना स्वरूप, अपना कैरेक्टर बदल चुका है। और सिर्फ 7 दिन के अंदर ओमिक्रॉन वायरस के केसेस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, इटली समेत 13 से ज्यादा देशों में सामने आए हैं। इस नए वायरस को लेकर जितनी चिंता साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बीच है, उससे ज्यादा डर आम लोगों में है। लेकिन राहत की बात यह कि आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्या इस वायरस को भारत आने से रोका जा सकता है? क्या यह वायरस वैक्सीन के असर को खत्म कर सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को पूरी दुनिया के लिए हाई रिस्क बताया। पूरी दुनिया में इसके बड़ी तेजी से फैलने का खतरा है। वेरिएंट ऐसा है जिससे कमजोर हो रही कोरोना की महामारी एक बार फिर से खतरनाक रूप ले सकती है। WHO ने अब तक इस वायरस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है, यह बेहद इंफेक्शियस है, बड़ी तेजी से फैलता है, लोगों को अपना शिकार बना लेता है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ट्रेस किया गया था। अब यह वेरिएंट साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा 6 यूरोपियन कंट्रीज में भी इसके मरीज मिले हैं। एशिया में हांगकांग में ओमिक्रॉन से इंफेक्टेड लोग पाए गए हैं। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट से इंफेक्टेड ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसीलिए ओमिक्रॉन का पता करने के बाद 4 दिन बाद ही WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दी। असल में कोरोना के इस वेरिएंट में करीब 50 म्यूटेशंस पाए गए हैं, जबकि इंडिया में सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 2 म्यूटेशन हुए थे। मतलब है कि असली कोरोना वायरस से यह काफी अलग है, काफी खतरनाक है और आशंका है कि वैक्सीन के असर से भी बच सकता है। यानी यह भी हो सकता है कि अब तक जो वैक्सीन बनी है उसका वेरिएंट पर असर ना हो। WHO ने वार्निंग दी है कि कोरोना के इस वेरिएंट से इंफेक्ट होने पर सिर्फ होम आइसोलेशन से काम नहीं चलेगा। यानी अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का इंफेक्शन बढ़ा तो हॉस्पिटल में बेड की डिमांड बढ़ सकती है। अब इस वेरिएंट की मोर्टेलिटी रेट के बारे में कुछ पता नहीं है, जानकारी लिमिटेड है, रिसर्च की जा रही है। अभी यह भी पता नहीं कि यह वेरिएंट किस एज ग्रुप के लोगों पर ज्यादा असर कर सकता है। WHO ने कहा कि जब तक साइंटिस्ट ओमिक्रॉन के बारे में और जानकारी जुटाते हैं, तब तक कोरोना की पुरानी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस से रखना और भीड़ से बचना, ये स्टेप्स लेने जरूरी हैं। We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission. हमें अभी नहीं पता कि ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है, इससे बीमारी और गंभीर होती है, दोबारा इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, या फिर इस पर वैक्सीन का असर बहुत कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगातार इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। हमें सावधान होने के लिए एक और झटका लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सबको अब ये पता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन ओमिक्रॉन का सामने आना ही हमें इस बात का एहसास कराता है कि भले ही हम में से कई लोग ये सोच रहे हों कि हम महामारी से उबर चुके हैं, मगर अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। It's not done with us. क्योंकि भी साइंटिस्ट इस नए वेरिएंट को स्टडी कर रहे हैं,
इसके फुल इंपैक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तमाम देश इस वेरिएंट से बचने के लिए अलर्ट इशू कर रहे हैं। यूरोपियन देशों ने तो अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। जब तक इस वेरिएंट के फुल डिटेल्स साइंटिस्ट नहीं देते, जब तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, सबको इससे बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। 48 घंटे के अंदर ही WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, और उसका एक विशेष रीजन है कि एक तो इस वायरस में उतने म्यूटेशन एक साथ देखे गए हैं जितने पहले किसी भी कोविड वायरस में नहीं। इसके स्पाइक प्रोटीन जो हिस्सा बॉडी के साथ चिपकता है और जिसके थ्रू बॉडी में घुसता है वायरस, उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन, और बाकी शरीर इसके वायरस के बाकी शरीर पे भी 30-40 वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं। तो कुल मिलाकर के ये वायरस काफी इसने अपना रूप बदला है। ऐसी स्थिति में चिंता होना लाजमी है। और साथ ही साथ एक और भी देखा गया है कि साउथ अफ्रीका में 2-3 हफ्ते के अंदर ही इस वायरस ने डेल्टा वायरस को एक तरीके से उसके ऊपर छा गया है। और तीसरा, साउथ अफ्रीका में केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 10 दिन में। तो इन सब स्थिति को देखते हुए इसके बारे में बहुत नजर रखी जा रही है, इसके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, और लगता है कि इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में काफी कुछ पता चल जाएगा। कोरोना के नया वेरिएंट बड़ी तेजी से अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फैल रहा है। इसलिए भारत में ऐसे देशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखने का फैसला किया गया है। जहां पर ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले हैं, भारत की पहली कोशिश तो यह है कि वायरस के इस वेरिएंट को देश में आने से रोका जाए। इसके लिए सरकार ने 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स को रिस्क वाला बताया है। इन देशों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, चाइना, ब्राजील, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इजराइल और बांग्लादेश शामिल है। इन देशों से आने वाले हर पैसेंजर का कोविड टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। इन देशों से आने वाले लोगों को 1 हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा, ये जरूरी है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरे देशों से आने वाले पैसेंजर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया गया है। एक्चुअली वायरस के किस वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया है, इसका पता RT-PCR टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक ये देखते हैं कि सैंपल में जो वायरस मिला है उसमें कितने म्यूटेशन हुए हैं, वो कौन सा वेरिएंट है। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में आज कहा कि एयरपोर्ट या होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के सैंपल ऐसी लैब्स में भेजना जरूरी है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती हैं, जिससे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्टेड लोगों की ट्रेसिंग जल्दी से जल्दी की जा सके। खास तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी जांच करना बहुत जरूरी है, और वो कल संडे से ही, इतवार से ही उसको अपनी जगह पे शुरू कर दिया गया है। और कुछ कंट्रीज को एट रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, 7-8 कंट्रीज को। उन कंट्रीज से जो लोग आएंगे उनमें सभी की जांच होगी, RT-PCR करा जाएगा, चाहे लक्षण है कि नहीं है। और बाकी कंट्रीज से जो लोग आएंगे उनमें जिनके लक्षण है या जिनमें पॉजिटिव है उसका करा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कोशिश की जा रही है कि अगर वायरस देश में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जीनोमिक सीक्वेंस करी जाए, क्योंकि RT-PCR से हमें वेरिएंट के बारे में नहीं पता चलता, जीनोमिक सीक्वेंस है। तो इनको प्राथमिकता के तौर पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग इंसाकॉग नेटवर्क की लेबोरेटरीज करेंगी। और हमारा पिछला 1.5 साल का जो अनुभव है उसके हिसाब से कंटेनमेंट है, क्वारंटाइन है, उन सारे मेजर्स को जमीनी धरातल पे लेके आया जाएगा। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि नए वेरिएंट का एक भी केस अभी तक भारत में ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन नए वेरिएंट को लेकर एक टेंशन वाली खबर बेंगलुरु से आई है। साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक की हालत ठीक है, लेकिन दूसरे में डेल्टा वेरिएंट के अलग लक्षण दिख रहे हैं। इन दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर की लैब में भेजे गए हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि नए वेरिएंट को भारत में आने से रोक पाना मुश्किल है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी स्टेप लिए जा रहे हैं। If we find that someone is positive from the places of these vulnerable places,
we'll ensure that they will be taken into hospitals and they will be treated accordingly. And similarly, in the last 15 days, those people who have traveled from Africa and other countries, we are trying to track their primary and secondary contacts, and we are testing all of those people, and we are taking every possible step to ensure that we contain in Karnataka. We will not allow this virus to come. तो एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा दस्तक दे रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है, इसके केसेस को शुरुआत में पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और चिंता की खबर है, देश के कई इलाकों से बड़ी संख्या में कोरोना के नए केसेस मिलना शुरू हुए हैं। पूरे के पूरे ग्रुप्स को एक साथ इंफेक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल है कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज का। यहां पिछले बुधवार को 66 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बाकी लोगों के टेस्ट कराए गए तो शनिवार को यह फिगर 99 तक पहुंच गई। अब जाकर छात्र और स्टाफ मिलाकर केसेस की संख्या 280 तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले इस मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स की पार्टी की गई थी। उसके एक हफ्ते बाद यहां कोरोना का विस्फोट हुआ। गनीमत यह कि सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी, इसलिए कोई सीरियस केस नहीं आया। इससे पहले जयपुर में 22 स्टूडेंट एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं ओडिशा के 2 जिलों में भी स्टूडेंट्स कोरोना से संक्रमित हो गए थे। सुंदरगढ़ में एक गर्ल्स स्कूल में 53 छात्राएं कोरोना से इन्फेक्ट हो गई थी। वहीं संबलपुर में एमबीबीएस के 22 स्टूडेंट्स को कोरोना हुआ। इसके बाद दोनों राज्यों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करना शुरू किया। एक और एग्जाम्पल मुंबई से सटे भिवंडी से आया है। यहां मातोश्री नाम के एक ओल्ड एज होम में 67 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां भी सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी। फिलहाल सभी इंफेक्टेड लोगों का इलाज ठाणे के हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह कि साउथ अफ्रीका से मुंबई आया एक पैसेंजर कोविड पॉजिटिव मिला है। उसके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने डिमांड की है कि विदेश से आने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरीज 28 नवंबर को जारी की है, जिसमें बहुत क्लियर लिखा है कि इन 12 देशों के हद तक जो रिस्की कंट्रीज बोल के नॉमिनेट हुए हैं, उनके यहां से आने वाले हर कोई फ्लाइट के लोगों का 2-3 तरीके से उनकी जांच हो रही है। एक, उनको आने के बाद आरटीपीसीआर करना कंपलसरी है। अगर आरटीपीसीआर होने के बावजूद भी उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखना जरूरी है। उसके बाद फिर एक बार आरटीपीसीआर करना जरूरी है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों ना हम इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करें और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करें। कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है, ये हम सब कोविड की सेकेंड वेव के दौरान देख चुके हैं। इसीलिए इस बार पहले से सावधानी बरतने की जरूरत है। नया वेरिएंट आने के बाद सभी एक्सपर्ट की सलाह है कि अलर्ट रहें, मास्क लगाते रहें, जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। इस वायरस से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। हमारा एक ही तरीका है इस महामारी पे उसको रोक देने का, वो टीकाकरण ही है। और मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टीकाकरण करवाएं। टीके से ये पता चला है कि जो थोड़ी गंभीरता है इस महामारी की वो कम हो जाती है, और मुख्यतः जो मृत पाने लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है इसकी वजह से। तो ये दोनों वजह से कि सीवियरिटी कम होती है और मॉर्टेलिटी कम होती है। ये टीके का फ़ायदा और किसी भी टीके का फ़ायदा ये पूरे दुनिया में पाया गया है, इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अब 2 सवाल हमारे सामने हैं। एक तो है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उसको 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं, उनका क्या होगा? और दूसरा, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उनको कैसे बचाएं? तो वायरस के नए वेरिएंट के असर से निपटने के लिए हो सकता है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज देनी पड़े,
और सरकार इस बारे में विचार कर रही है। जल्दी फैसला होगा, बहुत जल्दी ही वैक्सीन की बूस्टर डोज की पॉलिसी सामने आने वाली है। कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन ने हमें यह भी बताया कि जल्द ही बच्चों के वैक्सीनेशन की पॉलिसी भी बहुत क्लियर कर दी जाएगी, यह तस्वीर साफ हो जाएगी। बूस्टर जो है मतलब समय के बाद ये इस परिकल्पना के साथ है कि भाई समय के साथ जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, इसलिए उसकी एडिशनल डोज दी जाए। ये परिकल्पना हाइपोथेसिस है। उसके हिसाब से कुछ देशों ने 6 महीने 9 महीने के बाद बूस्टर देने का प्रारंभ किया है, लेकिन स्थानीय जो एपिडेमियोलॉजी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक तो ये बूस्टर है कि हमें जरूरत है, नहीं है जरूरत, कब जरूरत होगा। दूसरी चीज ये है कि एडिशनल डोज का मतलब ये होता है कि 2 जो प्राइमरी डोज प्राथमिक डोजेस दी गई हैं उसके बाद किसी लोगों में एक एक्स्ट्रा डोज देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता पूरी नहीं होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर वगैरह के मरीज होते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इनके बारे में एक समग्र पॉलिसी अगले कुछ दिनों में इसको एनटैगी जब अप्रूव कर देता है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और बच्चों के बारे में भी, बच्चे हमारे बहुत बहुमूल्य हमारी ध्याति हैं और उनके लिए भी एक वैक्सीन का अरेंजमेंट किया गया है उचित मात्रा में। लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से, और वहां भी प्राथमिकता सेट करी जाएगी जैसे वयस्कों के लिए कि जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और बाकी स्वस्थ बच्चे। तो ये भी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इस नीति के बारे में भी इसको सार्वजनिक बना दिया जाएगा। आज जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई और लोगों को कहा सावधान रहें। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद, साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की बातें सुनने के बाद 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी बहुत लिमिटेड जानकारी है, लेकिन यह खतरा बड़ा हो सकता है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम एक बार कोरोना का कहर देख चुके हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दूसरी बात है कि हमारे देश में कई जगह एक साथ बड़ी संख्या में पूरे के पूरे ग्रुप्स कोरोना वायरस के चपेट में आए हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन ये लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए क्योंकि इन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। इसलिए वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है, वैक्सीन ही बचाएगी। वैक्सीन को लेकर एक बात यह फैलाई गई है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन के असर को बिल्कुल खत्म कर देगा। वैक्सीन इस वेरिएंट के सामने काम नहीं करेगी, वैक्सीन ओमिक्रॉन से बचा नहीं पाएगी। लेकिन यह सच नहीं है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोई भी वेरिएंट वैक्सीन के असर को 100% खत्म नहीं कर सकता। अगर पहले से किसी ने वैक्सीन लगवाई हो और शरीर में एंटीबॉडीज बनी हुई हो तो वो कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट से बचाव करेगा। इसलिए जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना का शिकार हुए भी तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मास्क जरूर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। आज की एक और बड़ी खबर है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बड़ी तेजी से काम किया। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के पहले दिन ही सरकार ने इन कानूनों की वापसी के बिल पास करा दिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किए और कुछ ही मिनटों में बिना चर्चा के पास भी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून पर जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, 10 दिन के अंदर पूरा कर दिया।
लेकिन ना तो दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं पर इसका कोई असर पड़ा और ना विरोधी दलों के नेताओं पर। किसान संगठनों के नेता नए नए इशू लेकर सामने आए। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आज विपक्षी दलों ने खुलकर किसानों की नई मांगों का समर्थन किया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और असदुद्दीन ओवैसी तक सबने एमएसपी और आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए मुआवजे की मांग उठाई। इन्होंने सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन करते। उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना। अखिलेश यादव ने भी चर्चा की डिमांड की। अखिलेश ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। अखिलेश ने आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के लिए मुआवजे और एमएसपी को लीगल गारंटी का इशू भी उठाया। लगातार उन्होंने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। एमएसपी पे कानून होना चाहिए और कम से कम किसानों की मदद के लिए एमएसपी के लिए कानून लेकर के सरकार है। हालांकि सरकार ने बार बार कहा कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन एमएसपी का इशू अभी बाकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एमएसपी को इशू बनाया। ओवैसी ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों की डिमांड बिल्कुल सही है। एक सबक तो मोदी सरकार को लेना पड़ेगा कि वो भारत को अपना प्राइवेट फील्डम ना समझे, प्राइवेट कंपनी ना समझे कि ब्रूट मेजॉरिटी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नेपोलियन बोनापार्ट या गयासुद्दीन बालबन नहीं है ये जो मन में आए कर लेंगे। आपको संविधान से काम करना पड़ेगा और संविधान में ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, जिन्होंने गलत तरीके से अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर उसको पास किया। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 2014 के बाद कई मरतबा जो कानून वापस लिए गए, रिपील हुए, उसमें डिस्कशन हुआ नहीं हुआ क्या? प्रेसिडेंट है उसका, डिस्कशन हुआ। आप डिस्कशन लगा देते, क्यों घबरा रहे हैं आप? भाई आपका हाल ये है कि आप वापस भी ले रहे हैं और हम ये भी ना कहें कि आपने गलती की, ये इससे साफ जाहिर होता है। जो किसान संगठन पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वो हटेंगे नहीं। वो डिमांड तो जायज डिमांड है उनका, सरकार को उसके बारे में सिंसियरली सोचने की जरूरत है। वैसे आज जिस लाइन पर विरोधी दलों के नेता बोले, वो लाइन असल में किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की भी है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हन्नन मोल्ला ने कहा कि सरकार की मंशा चर्चा कराने की थी ही नहीं, इसलिए न तो बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त और न ही रिपील करते वक्त डिस्कशन करने दिया गया। ये चर्चा के जब आया था तब भी चर्चा नहीं हुआ, जब गया तब भी चर्चा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी मोदी चर्चा से डरता है।
वो रेडियो के पीछे से मन की बात करेगा, सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कोई चर्चा नहीं होगा। ये चर्चा पार्लियामेंट में होने से क्या होता, इसका अच्छाई बुराई पार्लियामेंट में आता और सारे देश दुनिया सुनता सारे बात। मोदी तो छुपाना चाहता है, वो सब बात ना जाने लोग, वो खाली अपने ढोल बजा रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसान का बहुत फायदा होना था, ये अपना ढोल बजा रहा है। मगर इसका बुराई क्या है, पार्लियामेंट में चर्चा होने सामने आ जाएगा। इसलिए चर्चा करने नहीं दिया। जैसे छुप छुप के पारित किया था, ऐसे ही छुप छुप के अपील कर लिया। जो हार गया ये कोई जानते नहीं पारे, नहीं जान सकेगा, उस पीछे से चुप चुप के अपना से पीछे हट गया। तो ये है उसका कैरेक्टर, हार उसको स्वीकार करना ही था। लेकिन विपक्षी दलों को हंगामा करना है, इसकी रणनीति उन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बना ली थी। विपक्षी दलों की तैयारी थी कि वो कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े बिल को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार ने विपक्षी दलों को मौका ही नहीं दिया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों से सहयोग मांगा, विपक्षी दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। मोदी ने कहा, विपक्ष को कड़े से कड़े सवाल पूछने का हक है, लेकिन सदन के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील जरा भी काम नहीं आई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्षी दल हंगामे की रणनीति के बनाकर आए थे। खास तौर से कांग्रेस ने कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू किया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की, शोर मचाया, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने क्लियर कर दिया कि जब तक हंगामा होता रहेगा, विपक्षी सांसद वेल में रहेंगे, कोई चर्चा, कोई बहस नहीं हो पाएगी। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 रिपील, 6 कानून, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। चर्चा कराएंगे आप, सदन में जाइए अंदर। चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। लोकसभा स्पीकर बार बार कहते रहे कि अगर सदन ऑर्डर में होगा, सदस्य वेल से बाहर चले जाएंगे, अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे तो चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्षी दलों की रणनीति साफ है। ये पार्टियां अगले साल 5 राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन तक इस इशू को जिंदा रखना चाहती हैं। लेकिन किसानों के साथ लंबे समय से उनके आंदोलन को सपोर्ट करने वाले पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक अलग बात कही। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, किसानों को वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके ज्यादातर मुद्दे सॉल्व हो गए हैं। Everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. कोई issue नहीं। प्रधानमंत्री ने तो पहले ही अपील की थी। आज अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि अब किसानों को घर चले जाना चाहिए, लेकिन किसान घर जाने को तैयार नहीं है। वो लगातार नई नई रणनीति बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग 4 दिसंबर को होने वाली थी, वो 3 दिन पहले होगी। बहुत से किसान लीडर्स कह रहे हैं कि जब बड़ी मांग ली गई है तो फिर आंदोलनकारी घर कब जाएंगे,
ये सबको पता हो जाना चाहिए। मैं आपको पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेता मंजीत सिंह की बात सुनवाना चाहता हूं। मंजीत सिंह भारतीय किसान यूनियन दोआबा रीजन के अध्यक्ष हैं। पंजाब के किसान नेताओं में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है, यह समझने के लिए काफी है कि हम मंजीत की बात सुने। मंजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जहां तक एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात है तो इसके लिए आंदोलन को जारी रखना सही नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून रातों रात नहीं बनेगा, इसके लिए वक्त लगेगा। सो मैं समझदा कि एमएसपी का जिहड़ा मैटर आ साडा ये भी बहुत बड़ा मैटर है, पर इहनूं ये समझिए कि इहदा प्रोसैस लंबा है। जदों एमएसपी बननी है, एक कानून नवा बनना, उहदे वास्ते पूरे प्रोसैस च होके गुजरना पैंदा है, क्योंकि उन्हें सारिया स्टेटां तो पहला रह लैनी है, स्टेटां तो रह लैके लोक सभा च जाना है, फिर स्टेटां दे कोल जाना, स्टेटां ने अपनी कैबिनेट दी मीटिंगां च ले जाना है, फिर अपनी उन्होंने विधान सभा दी मीटिंगां च ले जाना है, फिर उस तो बाद मुड़ के राज्य सभा च आउणा है। सो उहदे मुताबक इहदा लंबा पीरियड है। सो उहदे वास्ते इसी करके ये गल आखी गई सी, अगर कमेटी बनती है तो सरकार टाइम बाउंड करती है कि इन्ने टाइम दे विच असीं कानून बना दांगे, तो फिर आपां नूं जेकर श्योर ਉਹ कमेटी बनाते हैं किसानों को अंदोलन की जो अंदोलन के शामिल ने उन्होंने किसानों के किसान लैके आगू लैके तो फिर आपां इस अंदोलन को शांत करना चाहिए है, इस अपना अंदोलन सफल मनना चाहिए है। जिहड़ियां छोटियां मंगां साडियां ने वो भी सरकार नाल ही मन्ने, जिवें कि परचे दर्ज किए ने सारे दे सारे रद्द करे, शहीदां नूं मुआवजा देवे। इस तरीके दे नाल जे आउण वाले 1-2 दिनां दे विच सरकार एमएसपी दे उपर साडे किसानां दी राय लैके कोई कमेटी बनाउंदी है तो फिर आपां नूं सारे परचे रद्द होने तो बाद जदों सरकार भरोसा दिंदी है कि असीं परचे रद्द कर दिंदे हैं, गल हो जाती है, तो फिर आपां नूं इह अंदोलन जिहड़ा है इत्थे समाप्त करके एमएसपी ते सरकार नूं टाइम बाउंड करके, पर यह जरूर है कि आपां जिहड़ा अंदोलन है इहदी रूपरेखा चेंज करके किते ना किते स्टेटां च अंदोलन नूं उस तरीके नाल आपां समाप्त करिए कि उत्थे अंदोलन चलदा रहे। सो इस तरीके नाल इस अंदोलन नूं फतेह बुलाइए। मंजीत सिंह की बात का काफी असर हुआ। आज सुबह तक तो यह तय था कि संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को मीटिंग करेगा, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट में कृषि कानून वापस हो गए, मंजीत सिंह का बयान सर्कुलेट हुआ तो किसान नेताओं ने तुरंत मीटिंग की और फिर 4 दिसंबर से पहले 1 दिसंबर को ही मीटिंग करने का फैसला किया। संयुक्त किसान मोर्चे के एक और नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने साफ साफ कहा, पंजाब के किसानों में अलग धारणा बन गई है। वो समझते हैं कि सारा काम पूरा हो गया, इसलिए उन्हें दोबारा समझाया जा रहा है। पंजाब के संगठनों ने जो एक विचित्र स्थिति बन गई है कि पंजाब के संगठनों में या पंजाब के लोगों में मुख्य रूप में 3 कानून का मुद्दा बन रहा था, और पंजाब के संगठनों के कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 100% जीत हो गई है। लेकिन सच बात यह है कि डे 1 से हमने एमएसपी, पावर बिल, एयर क्वालिटी बिल जो था उसको भी रखा था, और मोर्चे के दौरान कुछ इश्यूज आए, ये भी अभी इमर्ज हुए। सो आज जो 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें पंजाब के संगठनों को क्या पोजीशन लेना है, और साथ ही साथ पंजाब के संगठनों के नेताओं के साथ जो चर्चा यही होगी कि एमएसपी का इशू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए इन दिनों में, सो दैट गवर्नमेंट कम्स डाउन विद ए प्रपोजल, कंक्रीट प्रपोजल कि एमएसपी के ऊपर वो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और पॉइंट वाइज डिस्कस करके जो भी उनको करना वो हमको क्लियर बताएं ब्लैक एंड व्हाइट में, सो दैट वी कैन डिसाइड ओवर द थिंग्स के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से चलना है। डॉक्टर दर्शन पाल बात कर रहे हैं किसानों को समझाने की, पंजाब में जो किसानों के नेता हैं उनको समझाने की। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत काफी अग्रेसिव हैं, उनकी अलग सोच है। वो आज फिर 26 जनवरी और ट्रैक्टर मार्च की बातें करने लगे। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तो जारी रहेगा, एमएसपी का इशू रिजॉल्व होने से पहले किसान कहीं नहीं जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी मांग थी कि किसान बिल वापस हों, वापस हो गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ, एक और उसके आगे काले कानून वापस लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, दोनों चीज है। दूसरी हो रही है अभी। अच्छा, एमएसपी बचा है, ये वापसी पर आप क्या प्रतिक्रिया क्या है?
खुश हैं, ना खुश हैं? ठीक हो गया। एक डिमांड थी तो ठीक हुआ। डिमांड थी, ठीक हुई। तो एमएसपी की डिमांड पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। कमेटी में नया कुछ भी होता, कमेटी तो 700 कमेटी रखी, दौड़ चाट रही कमेटियां। तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? आगे का रास्ता ऐसे दिल्ली जाकर तय होगा पार्लियामेंट में। पर इसमें तो ब्रेकर लगा है ना। हाँ, जब खुल जाएगा, जब देखेंगे। तो कैसे खुलेगा रास्ता? खुल जाएगा रास्ता, खुलेगा। सरकार बातचीत से रास्ता खोल दे। तो क्या इस बात की भी कोई चर्चा है, किसानों में बेचैनी है कि 1 साल से ज्यादा हो गया इस मांग को मनवाने के लिए, तो क्या घर वापसी जाया जाए? इस बात को लेकर भी अभी कोई हमारे पास में ऑथेंटिक जानकारी, जब जानकारी होगी तो बता देंगे आपको। आप कह रहे थे कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 26 जनवरी भी आ रही है। हाँ, तो उससे पहले हम कह रहे हैं कि भाई हमारे ट्रैक्टर बदल दो। जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, जो 10 साल पुराने हो गए, सरकार उनको बदल कर नहीं दे हमको। और 26 जनवरी भी आ रही है, इसे क्या धमकी माना जाए, चेतावनी माना जाए, वार्निंग माना जाए? 26 जनवरी तो उससे पहले निपटा लो इस मामले को। तो ये रहेगा कि भाई सरकार ने 26 तारीख से पहले निपटा दे और पूरा देश अपना 26 जनवरी मनावे। फिर अगर 26 तक नहीं निपटता है तो? और अगर का तो कोई सवाल नहीं है, अगर का तो 26 तारीख है, अगर का क्या सवाल है? जैसे आपने कसम खाई थी घर नहीं जाएंगे जब तक कानून वापसी नहीं हुई, कानून वापसी हो गए, अब घर जाने की कोई अगली कसम? अभी कोई नहीं है हमारा घर जाने का। जब राकेश टिकैत ऐसी बातें करते हैं तो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, इन सारे नेताओं को इस बात में काफी मजा आता है। वो इस बात पर खुश हैं कि किसान अभी भी धरना देने पर अड़े हुए हैं। विरोधी दलों के नेता इस बात से प्रसन्न हैं कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। इसलिए अगर आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव या लेफ्टिस्ट नेताओं के या ओवैसी के बयान देखेंगे तो किसान संगठनों के नेताओं की बातों को, उनकी डिमांड्स को वो यूं का यूं बयान करने में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। मोदी विरोधी मोर्चे के नेता तो चाहते हैं किसान घर वापस ना जाएं और ज्यादा एग्रेसिव हो, सरकार को सख्ती करनी पड़े, किसानों से टकराव बढ़े और यूपी और पंजाब के चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो। किसान संगठनों में कई ऐसे नेता हैं जो इस राय के हैं कि विधानसभा चुनाव तक इस आंदोलन को किसी न किसी बहाने से चलाना चाहे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में किसान संगठनों के, खासतौर से पंजाब में, ऐसे लीडर सामने आए हैं जो मानते हैं कि 3 कानून वापस होने से बड़ी जीत हो गई है। अब अगर सरकार एमएसपी पर बात करने को तैयार हो, कमेटी बना दे, केसेस वापस ले ले, तो आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन टकराव को हवा देने वाले ज्यादा हैं, उन्हें विरोधी दलों की पूरी बैकिंग है, इसलिए लगता है कि किसानों और सरकार के बीच ये तकरार कुछ दिन तो और चलेगी। आज की एक और बड़ी खबर है कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में राज्यसभा के 12 एमपीज को पूरे विंटर सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 11 अगस्त को विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया था। हंगामा 110 दिन पहले हुआ था, लेकिन एक्शन आज हुआ। जिन 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2 और लेफ्ट के 2 एमपीज शामिल हैं। कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के एमपी डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना के अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी को भी सस्पेंड किया गया है। लेफ्ट के ई करीम और बिनोय बिस्वम, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। ये सभी एमपीज आज से शुरू हुए विंटर सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये वो सरकार है जिसको आज किसानों ने मजबूर कर दिया कि जो अहंकार से भरे ये कानून पास हो रहे थे उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वो मजबूर सरकार है जिनको जवाबदेही से भागने की आदत पड़ चुकी है और सस्पेंशन उसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस के एमपी छाया वर्मा पर एक्शन हुआ है तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। छाया वर्मा ने अपनी ही पार्टी के एमपी प्रताप सिंह बाजवा पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल खड़ा किया। प्रताप बाजवा जी टेबल में चढ़े थे और सबने देखा है उस वीडियो क्लिप को, लेकिन उसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है उसका नाम? क्योंकि पंजाब में चुनाव है। अगर उसको सस्पेंड करते तो वो हीरो बन जाते और पंजाब में कांग्रेस एक तरफा जीत जाएगी।
अगर आप पार्टी के संजय सिंह का नाम नहीं है, संजय सिंह जी ने किस तरह से वहाँ पर सदन में किया सब लोगों ने देखा है, उसका नाम नहीं है, क्यों उसका नाम नहीं है, क्यों और लोग हैं उनका नाम नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम सोची समझी रणनीति के तहत सस्पेंड किए हैं और ये उनका चलेगा नहीं, उनकी मनमानी चलेगी नहीं। कल हमारे ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें तय होगा क्या होना। उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को अरेस्ट किया है। पेपर लीक गिरोह के सरगना समेत 16 लोगों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 आरोपी बिहार के हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने पेपर को सॉल्व किया वो बिहार के रहने वाले हैं। पेपर लीक करने के केस के तार यूपी सचिवालय से जुड़े हैं। इस मामले में सेक्रेटरीट के कुछ कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारी पुलिस के रडार पर हैं। अयोध्या से कौशलेंद्र नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से सचिवालय का आई कार्ड और एंट्री कार्ड मिले हैं। कौशलेंद्र के मुताबिक सचिवालय के लोगों ने ही ये कागजात बनाने में मदद की थी। अब तक जो जांच हुई है उससे पता चला कि टीटी का पेपर शनिवार रात को ही लीक हो गया था। संडे को 2 शिफ्ट में एग्जाम थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में टीटी का एग्जाम दे रहे एक कैंडिडेट ने अपनी पहचान के एक पुलिस वाले को पेपर लीक होने की जानकारी दी। इसके बाद एक्शन हुआ तो शामली से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इन लोगों ने 10 एग्जामिनेशन पेपर 5 लाख रुपए में खरीदे थे और फिर वही पेपर 50 से 60 लोगों को 50-50 हजार रुपए में बेचे। यानी 5 लाख में पेपर खरीदे और उसके बदले में 30 से 35 लाख रुपए बनाए। सभी 150 सवालों को सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेजा गया। बिहार से आरोपियों ने सारे सवालों को सॉल्व किया था। अब सवाल यह है कि पेपर लीक कहां से हुए। पता यह चला कि पेपर प्रिंट करने वाली, परीक्षा कराने वाली और पेपर्स को ट्रेजरी तक पहुंचाने वाली संस्थाएं अलग अलग होती हैं। पेपर लीक कराने वाले माफियाओं को इस कस्टडी चेन की पूरी इंफॉर्मेशन थी। इतना ही नहीं, माफिया में पेपर लीक कराने वाले, बेचने वाले और सॉल्व करने वाले अलग अलग लोग थे। सबका रेट अलग अलग है। पेपर लीक कराने वालों के कई गैंग हैं। कुछ आरोपी की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सामने आई हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार में ये पेपर लीक माफिया बहुत ताकतवर हुआ करते थे। सरकार इनके कब्जे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। समाजवादी पार्टी का जो एक डीएनए है वो डीएनए साफ है कि वो सही रास्ते से लोकतंत्र में कभी नहीं आना चाहते। गुंडागर्दी, माफियागिरी इसी रास्ते से आना चाहते हैं और षड्यंत्र करके आना चाहते हैं, आंखों में धूल झोंक के आना चाहते हैं। यही उनका डीएनए है। वो हर प्रयास कर रहे हैं, मगर उनका दुर्भाग्य है कि जो ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो साफ छवि के हैं। उनकी जो नीयत और नीति साफ है और वो एक कानून को कानून की तरह चलाते हैं, न ही अपने फायदे के लिए चलाते हैं। तो इन लोगों का जो षड्यंत्र है वो भी पकड़ा जा रहा है और उस पर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ भी बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। 1 महीने में हाँ दिक्कत होती है कि एग्जाम कैंसिल होता है, लेकिन उनको फिर से 1 महीने में आना पड़ेगा। उनको कोई खर्चा नहीं है, उनके ऊपर जो ट्रैवल है कॉस्ट वो भी नहीं करना पड़ेगा। उसी आधार पे उन लोग को अपना एग्जाम देना है 1 महीने बाद। मगर उनको ये जरूर पता है कि उनको मेरिट के आधार पे लिया जाएगा, नहीं धांधली के आधार पर। ट्विटर के बारे में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ये ताजा खबर है। ट्विटर इंक के सीईओ जैक डॉसी ने इस्तीफा दे दिया है। 16 साल तक ट्विटर की टॉप मोस्ट पोजीशन में रहने के बाद जैक डॉसी ने अपना पद छोड़ दिया। जैक डॉसी के इस्तीफे के बाद इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। ये आईआईटी के पास आउट हैं, मुंबई आईआईटी के, और सीईओ बनने से पहले वो ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। और चलते चलते आपको सलमान खान की एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। सलमान खान आज साबरमती आश्रम में चरखा चलाते नजर आए। वो अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद गए थे। अचानक साबरमती आश्रम पहुंच गए
और चरखा चलाने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सलमान खान साबरमती आश्रम में आएंगे, लेकिन जैसे वहां पहुंचे लोगों की भारी भीड़ लग गई। आश्रम की परंपरा है, जो वहां आता है उसे कपास का हार पहनाया जाता है। सलमान खान को पहनाया गया, लेकिन सलमान ने इस हार को अपने अंदाज में अपनी कलाई में बांध लिया। सलमान करीब 15 मिनट तक साबरमती आश्रम में रुके और बाद में विजिटर बुक में उन्होंने लिखा, उन्हें यहां आना बहुत अच्छा लगा, ये लम्हा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर ये भी लिखा कि वो पहली बार साबरमती आश्रम आए हैं, लेकिन वो फिर से इस आश्रम में आना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।